फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में हम लोगों ने मोदी और महिला विध्वंस का महाख्यान ये विषय रखा है। और जब ये विषय रखा तो हम नहीं जानते कि कितनी महिलाएं इसे सुन रही हैं, क्योंकि महिलाओं का सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोदी की वोट बैंक में महिलाएं सबसे अधिक हैं। आरंभ में जो चीज दर्ज करने की है, जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोरोना के वजह से जो बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं, उन्हें समझने की और देखने की ज़रूरत है। कोरोना का एक डायमेंशन वह है जो कि वायरस संक्रमण का है। दूसरा डायमेंशन वह है जो कि सामाजिक आर्थिक तबाही का है। जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि हम 3 एपिसोड इस पर करेंगे और ये तय है कि हम करेंगे। उसमें पहला एपिसोड आज महिलाओं के ऊपर है, कल देखते हैं दूसरा एपिसोड किस विषय पर बनता है। आप में से अधिकतर लोग टेलीविजन देख रहे हैं इस समय। ज़्यादातर लोगों की टेलीविजन की देखने की आदत अभी भी बनी हुई है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने टेलीविजन देखना छोड़ दिया है। आप ध्यान से देखिए टेलीविजन। अब मैं जैसे कहूं वैसे देखिए। टेलीविजन पर कोरोना की खबरों की कमी नहीं है। टेलीविजन पर कोरोना की खबरें आ रही हैं। तो कोरोना की जो ट्रेजेडी है वो बड़े पैमाने पर घट रही है, इसलिए टेलीविजन के लिए संभव नहीं है कि वह कोरोना को अपने न्यूज के आइटम से निकाल दे। मोदी नहीं चाहते कि वो आइटम से निकल जाए, लेकिन एक काम बड़ा उस्तादी से हो रहा है। अधिकतर चैनल जो टेलीविजन पर कोरोना का कवरेज कर रहे हैं, वो कोरोना का कवरेज करते समय कोरोना संक्रमण से जो पीड़ित हैं उनको कहीं स्पेस नहीं दे रहे। कोरोना से जो पीड़ित लोग हैं वो स्मशान घाट पर है, वो हॉस्पिटल में है, वो घर पर हैं, वो तमाम किस्म के ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। इन सबकी सूचनाएं आपको टीवी पर मिल जाएंगी, लेकिन टीवी पर वे बयान देते हुए लोग नहीं मिलेंगे, रियल लोग नहीं मिलेंगे। सिर्फ एंकर मिलेंगे, एडिटर मिलेंगे, तमाम किस्म के उनके जो टॉक शो में आने वाले लोग हैं वे बोलने वाले मिलेंगे। नरेंद्र मोदी का कोरोना पर भाषण मिलेगा, नरेंद्र मोदी बोलते हुए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलेंगे, लेकिन जो कोरोना से एक्चुअल में पीड़ित है उसका बयान नहीं मिलेगा, उसकी बाइट नहीं मिलेगी। हम जानना चाहते हैं कि अभी 3 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। क्या भारत में 3 लाख से अधिक जो लोग मर चुके हैं कोरोना से, उनके परिवार वालों से इंटरव्यू लेने का भी समय टेलीविजन चैनलों को नहीं मिला? ये सवाल किया जाना चाहिए। सोचें आप लोग। नरेंद्र मोदी ने बड़ी कलाकारी के साथ में टेलीविजन से पीड़ित को गायब कर दिया, जो संक्रमित है उसी को गायब कर दिया। खबर है लेकिन संक्रमित गायब है, डाटा है लेकिन आदमी और जो पीड़ित है उसका बयान गायब है। मसलन अगर लाशें तैर रही हैं या स्मशान पर गड़बड़ी है तो अरे भाई, उनके कोई परिवार तो होंगे जिनकी लाशें थी। उन परिवारों तक टेलीविजन चैनल के एंकर, संवाददाता क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या कोई सेंसरशिप है? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हां, एक अघोषित सेंसरशिप है। नरेंद्र मोदी की एक डील है कि आप पीड़ित को नहीं दिखाएंगे, और यही वह जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी अपना जो गेम है, मीडिया गेम, नरेंद्र मोदी की कोरोना नीति से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग हैं उनके बयान
उनकी आप बीती, उनकी जग बीती, वो एक सिरे से गायब है। आपको ये तो पता चल जाएगा केमिस्ट की दुकान पर दवा महंगी मिल रही है, लेकिन आपने कभी, आप ध्यान से सोचिए कि आपको जनता का जो है ओपिनियन वहां पर दिखाई नहीं देगी, और जनता की ओपिनियन का न होना अपने आप में एक चिंता की चीज है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सेंसरशिप। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली पीड़ित को टेलीविजन नेटवर्क से गायब कर दिया, और टेलीविजन नेटवर्क से पीड़ित को गायब करके नरेंद्र मोदी ने जो सबसे खतरनाक काम किया वो ये किया कि उसने, आप पहचान ही नहीं सकते, फील ही नहीं कर सकते। अब खबर तो है लेकिन फीलिंग गायब है। खबर तो है लेकिन उसके साथ में रिलेट करने वाला जो आदमी है वह गायब है। तो जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सेंसरशिप नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा अघोषित तौर पर टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर यह सेंसरशिप जारी है, जिसमें कोरोना का पीड़ित गायब है। अखबारों में खबरें हैं, अखबारों में वाइट्स हैं, अखबारों में टिप्पणियां हैं, लेकिन टेलीविजन पर आपको पीड़ितों के परिवारों की ओपिनियन एक सिरे से गायब मिलेगी। मसलन यह सवाल किया ही जाना चाहिए कि अगर डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना से, वो जो वॉरियर हैं, योद्धा हैं, उनके परिवारों को कवरेज नहीं बनता क्या? जो मीडिया के लोग सबकी खबर लेते हैं, वो कोरोना के पीड़ितों से क्यों नहीं मिल रहे? और ठीक है, वही स्टाइल है। देश में साल भर में 60,000 से अधिक किसान आत्महत्या करके मर जाते हैं, लेकिन किसानों के उन परिवारों का जो आत्महत्या करके मर जाते हैं, उन परिवारों का, पीड़ित परिवारों का आपको कहीं चेहरा दिखाई नहीं देता। लाखों फैक्ट्रियां इस बीच में बंद हो गई, जिनसे करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन वह करोड़ों लोगों में से भी 10 मजदूर टेलीविजन अपने कवरेज के लिए खोज नहीं पाया कि उन पीड़ित मजदूरों की व्यथा सुनाई जाए। तो जो नए युग का टेलीविजन है, मोदी युग का टेलीविजन, उस मोदी युग के टेलीविजन की जो परंपरा है वो वह है जो पहले से चली आ रही है। पहले से मैं बार बार कहता रहा हूं कि टेलीविजन का एक अपना न्यूज फ्लो है, और टेलीविजन के न्यूज फ्लो की ब्यूटी है कि उसमें पीड़ित गायब रहता है। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को बरकरार रखा है और इसे और ज्यादा अनुशासित किया है, और यह चीज अपने आप में चिंता की चीज है। तमाम डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स से, तमाम अच्छे कवरेज से पीड़ित गायब है। यह वो पर्सपेक्टिव है जिसमें कि आप अभी जो तबाही मच रही है, और तबाही से जो रियल मैन, असली आदमी गायब है, जो पीड़ित है इस तबाही से। अब असली आदमी जब आएगा, अपना दुख सुनाएगा, तब आप फील करेंगे। नरेंद्र मोदी या मैं अगर आपको उस पीड़ित आदमी का दुख सुनाएंगे तो आप फील नहीं कर सकते। त्रासदी घट रही है, लेकिन त्रासदी का नायक दृश्य से गायब है। हमने त्रासदी को सिर्फ एक सूचना और डाटा में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें से आदमी गायब है, और यह बहुत बड़ी मीडिया दुर्घटना है। ऐसा नहीं है कि यह अकेले खाली भारत के लिए घट रही हो।
ये कॉर्पोरेट मीडिया जिसको कि हम कहते हैं ना फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मीडिया है, मुक्त अभिव्यक्ति का मीडिया है, यहां पर हर कुछ कवरेज होता है, हर विषय कवरेज होता है। वहां क्या पीड़ित कवरेज का हिस्सा बनता है? क्या वो प्रमुख स्थान लेता है? यहां से टेलीविजन के कवरेज को कायदे से डिकोड किया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। मीडिया की अंतर्वस्तु इससे नहीं तय होगी कि मीडिया ने कितने प्रोग्राम दिए कोरोना पर। अगर ये देखेंगे तो मीडिया तो रोज कोरोना पर घंटों प्रोग्राम दे रहा है। तो मीडिया की जो इंडेक्स तैयार होगी प्रोग्राम की, उसमें तो मीडिया में कवरेज है ही कोरोना का, खासतौर पर टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे। सवाल यह है कि पीड़ित लोग कितने हैं। मसलन स्मशान घाट का अगर न्यूज आइटम है तो स्मशान घाट पर क्या वह पीड़ित लोगों के कवरेज को उसने जगह दिया, पीड़ित को आवाज दी है वहां? मेरी जो जानकारी है, मैं नहीं जानता कि सही है गलत है, ईश्वर करे मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन मेरी जानकारी है अधिकतर चैनल इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि पीड़ित की आवाज दृश्य में दिखाई नहीं देनी चाहिए। आवाज सिर्फ एक ही व्यक्ति की होगी, वह है नरेंद्र मोदी, और एक ही व्यक्ति की होगी जो है नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता। नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता वही नहीं है जो कि संबित पात्रा टाइप जो जोकर लोग हैं। नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता वे लोग भी हैं जो कि डॉक्टर के रूप में आते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता वे लोग भी हैं जो उनके मंत्री हैं और जो आरएसएस के लोग हैं। और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रवक्ता तो वह एंकर है जो इस प्रोग्राम को पेश करता है। तो नरेंद्र मोदी आपको कहां मिलेंगे? नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों में एक साथ आपको रमते हुए दिखाई देंगे। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं फेसबुक पर रहता हूं, घंटों पढ़ता हूं, लिखता हूं। फेसबुक में भी रियल लोगों के एक्सपीरियंस, जो पीड़ित हैं उनके एक्सपीरियंस मिनिमम हैं। श्रद्धांजलियां तो हैं। अगर कोई लेखक मरा तो उसकी श्रद्धांजलि तो है, लेकिन उसके जो रियल एक्सपीरियंस है, उसके परिवार के जो रियल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस एक सिरे से गायब हैं। और ये जो रियल एक्सपीरियंस का गायब होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है। साइबर मीडिया में जाइए, कोई व्यक्ति मरा बॉम्बे में, कोई व्यक्ति मरा दिल्ली में, कोई व्यक्ति मरा मथुरा में, या कोई कहीं भी मरा, तो आपके पास में उसके अनुभव तो है, उनके परिवार के लोगों के अनुभव तो हैं। वो देर सवेर आने चाहिए। तो आपके पास में सिर्फ श्रद्धांजलि के लिए नाम होते हैं और हम खुश हैं। हम ये कवरेज देके खुश हैं कि हमने श्रद्धांजलि दे दी। हम खुश हैं कि हमने फेसबुक पर एक 4 पंक्तियां लिख दी, फलां लेखक मरा। हमको मालूम ही नहीं है और हमारे किसी मित्र को नहीं मालूम, यहां तक कि जो लेखक संगठन चलाते हैं, वो चाहे जनवादी लेखक संघ के लोग हों, चाहे वो प्रगतिशील लेखक संघ के लोग हों, चाहे वो जनवादी सांस्कृतिक मोर्चे के लोग हों, या वो आरएसएस के जुड़े हुए जो लेखक संगठन समूह है उनके लोग हों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आदमी कोरोना से संक्रमित होकर मरा है वो किस दुख से और ट्रेजेडी से गुजरा है। जिसने आपके लिए किताबें लिख के दी, जिसने आपके लिए उपन्यास लिख के दिए, जिसने आपके लिए पत्रिकाएं छाप के दी, लेकिन आपके पास में उसका रियल एक्सपीरियंस बताने वाला रेफरेंस और उसका व्याख्यान आख्यान गायब है। तो अभी जो एक फेज चल रहा है, नरेंद्र मोदी का फेज, नरेंद्र मोदी का युग, इस नरेंद्र मोदी के युग की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि इसमें पीड़ित साइबर से भी गायब है और पीड़ित टेलीविजन न्यूज चैनल से भी गायब है।
पीड़ित को हम सामने लाना नहीं चाहते और पीड़ित के परिवार से जुड़े हुए जो विक्टिम है, जिनके ऊपर उसका असर पड़ा है, हम उन्हें भी लाना नहीं चाहते। ये वो परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि आप पूरे के पूरे ये जो विध्वंस लीला चल रही है, जो कि आपके फीलिंग से गायब है, आपके अनुभूति से गायब है, क्योंकि आपके पास में रियल चरित्र नहीं है, रियल अनुभव नहीं है। तो जब रियल चरित्र और रियल अनुभव नहीं होंगे तो जाहिर है कि आपके अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर कोई गुस्सा भी नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी के प्रति जो एक सोवर, भद्र, सामंजस्यपूर्ण जो एटीट्यूड मध्य वर्ग के लोगों में दिखाई देता है, जो कि इन माध्यमों का सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपके साइबर से, आपके सोशल मीडिया से, आपके टेलीविजन न्यूज चैनल से पीड़ित को एक सिरे से अपदस्थ या खदेड़ के बाहर कर दिया गया, और ये इनडायरेक्ट सेंसरशिप है। इससे सभी लोग संचालित हैं। हम इसे समझने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर ये सेंसरशिप हमारे मन में कहां से आई। अब मैं उस पहलू की ओर आना चाहता हूं जिसको के मैंने आज सेंट्रल थीम रखा है। वो सेंट्रल थीम क्या है कि ये महिलाओं की क्या कंडीशन है। आपको आश्चर्य नहीं होता कि पिछले 1 साल से ये कोरोना का विध्वंस चल रहा है, और कोरोना के विध्वंस में नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी भाषण पर केंद्रित होकर महिलाओं की तकलीफों के बारे में कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी के जितने भी गुर्गे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कई वीरांगनाएं मंत्री हैं, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला कि इस पूरे 1 साल में महिलाओं के ऊपर क्या गुजरी। अरे कुछ ना सही तो मतलब प्रोपेगेंडा के लिए ही सही, नरेंद्र मोदी की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात तो करा देते, साइबर मुलाकात करा देते। नकली प्रोग्राम के लिए भी महिलाएं अभी नरेंद्र मोदी और उनके गैंग के लिए उपयुक्त नहीं लगती। टेलीविजन पर आपको सीरियल मिलेंगे, सीरियल में महिलाएं मिलेंगी, आपको विज्ञापन मिलेंगे, विज्ञापन में महिलाएं मिलेंगी, आपको सिनेमा मिलेगा, सिनेमा में महिलाएं मिलेंगी, लेकिन आपको कोरोना पीरियड में कोरोना से प्रभावित महिलाएं कहीं दिखाई नहीं देंगी। कमाल का कवरेज है, कमाल का मैनेजमेंट है, महिलाएं खुश हैं। फेसबुक पर जो महिलाएं सबसे अधिक लिखती हैं उनमें एक हमारी दोस्त भी है। अफसोस की बात यह है कि वे महिलाएं भी कोरोना पीरियड में महिलाओं के ऊपर जो गुजर रही है उस पर तकरीबन नहीं लिखते। आपको अपनी कविता की चिंता है, आपको अपनी कहानी की चिंता है, आपको अपने जो है कैरियर की चिंता है, आपको अपने यौवन की चिंता है, आपको अपने सौंदर्य की चिंता है, आपको अपने फोटो लगाने की चिंता है, लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं है कि इस दौर में पिछले 1 साल में करोड़ों महिलाएं बेदखल करके, नौकरी से, धंधे से बेदखल करके पुनः घर की चौहद्दी के अंदर पहुंचा दी गई हैं। तो ये साइबर वीरांगनाएं जितनी घूम रही हैं, ये लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस कवरेज के न होने के। नहीं तो आप सोचिए, अगर आप ये मान के चलें कि हिंदी की तकरीबन 500 लड़कियां एक्टिव हैं, लड़कियां यंग लड़कियां एक्टिव हैं, प्रौढ़ महिलाएं एक्टिव हैं, और वे 500 प्रौढ़ महिलाएं रोज भी एक एक कहानी, महिलाओं के दुख की कहानी लिखें, तो सोशल मीडिया में कुछ तो महिला दिखाई देगी।
तो सोशल मीडिया में महिलाएं जो लिखती हैं उनके कंसर्न में महिलाओं के दुख नहीं है। उनके कंसर्न में जो महिलाएं हैं, यानी ये तो दुख है कि मेरे घर में क्या बीता, ये तो दुख है कि मेरा दोस्त मर गया। अरे कभी मेरा घर और मेरे दोस्त के अलावा भी एक संसार है जिसको क्या आप देख सकते हैं? ये कैसी खुदगर्जी है कि मेरे घर में अगर बीमारी है तब तो मैं सबको सूचना दे रहा हूं, मेरे घर में अगर कोई मर गया है तो मैं सबको सूचना दे रहा हूं, लेकिन मेरे पड़ोस में अगर कुछ हो गया है, मेरे शहर में कुछ हो गया है और खासतौर पर महिलाओं के साथ कुछ हो गया है तो मैं उसकी खबर नहीं ले रहा। ये जो बेगानापन है, यह बेगानापन इस बात का सूचक है कि महिला आंदोलन ने जो स्त्रीवादी चेतना पैदा की थी उस स्त्रीवादी चेतना का अंत हो चुका है। ये जो शिक्षित महिलाएं जो फेसबुक पर रमण करती रहती हैं, इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर तक घूमती रहती हैं, उनमें अनेक विदुषी भी हैं, लेखिकाएं भी हैं, अनेक सामान्य शिक्षित लड़कियां हैं, लेकिन उनकी ये चिंता में नहीं है कि वो अन्य महिलाओं के बारे में लिखें। मेरी 63-64 साल की एज हो गई, लेकिन मेरी 64 साल की एज में मैंने अपनी लाइफ के अनुभव में इस एक साल में जितनी महिलाओं की तबाही देखी और पढ़ी है, मैंने कभी नहीं देखी और पढ़ी। 70 साल के हिंदुस्तान में जितनी महिलाएं पहली बार पिछले एक साल में नौकरी से बेदखल की गई हैं, रोजगार से बेदखल की गई हैं और घरों में उनका उत्पीड़न हुआ है, उतना उत्पीड़न उनका कभी नहीं हुआ। लेकिन आपको सोशल मीडिया में, आपको टेलीविजन में, आपको मंत्रियों के बयानों में, मुख्यमंत्रियों के बयानों में, प्रधानमंत्री के बयानों में आपको इस पीड़ित महिला की कहीं पर भी एक झलक दिखाई नहीं देगी। तो चिंता की बात क्या है मेरे लिए? मेरे लिए चिंता की बात यह कि यह कैसा शिक्षित महिला समाज तैयार हुआ है जो अदर्स के बारे में, जो अन्य महिलाओं के बारे में, जो उनके वर्ग, मान लो आप मध्य वर्ग के हैं तो कम से कम मध्य वर्ग की महिला का तो दुख पहचान सकती हैं आप उठा के देखिए, तकरीबन 30,000 से अधिक मीडिया के कर्मचारी एक सिरे से नौकरी से निकाल दिए गए हैं। इनमें सैकड़ों महिलाएं भी निकाली गई हैं जिनकी नौकरी चली। आप अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है फेसबुक की, उसमें जाइए और सर्च कीजिए कि आपके जो मीडिया में काम करने वाले फ्रेंड थे, जो आपके अभी फेसबुक फ्रेंड हैं, उन्होंने कितना, और खासतौर पर महिलाएं, उन्होंने कितना इन महिलाओं के नौकरी जाने के बाद की स्थिति पर लिखा है। तो आपको 1 या 2% मुश्किल से लोग मिलेंगे। अरे ये कैसी मतलब महिला चेतना है भाई, जिसको महिला का दुख दिखाई नहीं देता। यही वह महिला चेतना है जो कि नरेंद्र मोदी के एक सिरे से गुलाम है और नरेंद्र मोदी की जय जयकार में लगी हुई है। आपको महिलाओं की ट्रेजेडी दिखाई नहीं देती, आपको मुसलमानों की ट्रेजेडी दिखाई नहीं देती, आपको मजदूरों की ट्रेजेडी दिखाई नहीं देती, आपको किसानों की ट्रेजेडी और कुर्बानियां दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको सिर्फ अपनी कविता और कहानी दिखाई देती है और आप चाहते हैं कि आपको एप्रिशिएट किया जाए। जी नहीं, समाज के प्रति आपके कोई सरोकार भी तो होंगे। आप जो कविता, कहानी, उपन्यास लिख रहे हैं उसके कोई सामाजिक लक्ष्य भी तो होंगे कि खाली सामाजिक लक्ष्य लिखना है। तो हमने एक ऐसा लेखक, एक ऐसा महिला समाज, शिक्षित समाज सोशल मीडिया पर पैदा किया है जिस सोशल समाज के पास में स्त्री चेतना और स्त्री के दुखों की अनुभूति नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों के, लेकिन वास्तविकता है ये। इसे पिन पॉइंट किया जाना चाहिए। ये उस जो
स्त्री आंदोलन ने जो अवेयरनेस पैदा की थी, जो स्त्री चेतना पैदा की थी, उसके डिक्लाइन का सूचक है कि ये जो नया शिक्षित मध्य वर्ग और इस मध्य वर्ग की महिलाएं जो इंटरनेट पर आई हैं, बड़े पैमाने पर आई, स्त्रियों के हकों की बात करती हैं, स्त्रियों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। आप एक शब्द लिख दीजिए जिसमें कि कोई स्त्री के लैंगिक पदबंध का इस्तेमाल किया गया हो तो आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मजाल है कि पिछले 1 साल में इन्होंने 5 पोस्ट भी स्त्रियों के उत्पीड़न पर लिखी हो। कई करोड़ महिलाओं की नौकरी चली गई, कई करोड़ महिलाएं घर के अंदर धकेल के भीतर कर दी गई। हजारों लड़कियां जो मॉल में काम करती थी, दुकानों में काम करती थी, वे नौकरी से निकाल दी गई और वे घर में भेज दी गई। करोड़ों बच्चे जो स्कूल जाते थे उनमें बड़ी संख्या लड़कियों की भी है, वो खदेड़ के घर में भेज दिए गए। आपके पास में कोई आख्यान नहीं है। अगर किसी ने किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर लिया जिसका कि स्त्री के शरीर से संबंध है, तो आप बस एकदम डंडा लेके पिल जाते हैं फेसबुक पर। तो एक बड़ा नैरेटिव बन रहा है इसमें। वो बड़ा नैरेटिव यह बन रहा है कि पीड़ित और पीड़ित का आख्यान वो एक सिरे से गायब है। अब मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे, जो कि मैं जानना चाहता हूं। मैं बहुत कोशिश की, अगर आप में से किसी मित्र को, श्रोता को सुनाई दे और समझ में आए तो आप वो लिख सकते हैं, मेरी जानकारी बढ़ेगी। मैंने बहुत कोशिश की। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक तबाही मची हुई है। खासतौर पर ये जो दौर चल रहा है कोरोना के तबाही का, जिसे वो लोग दूसरी वेव कह रहे हैं। अरे भाई, वो वेव, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी, अरे कोरोना तो गया ही नहीं। ये तरंगे कहां से उड़ रही हैं? कोरोना चला गया होता और फिर दोबारा आता तो वेव कहते। कोरोना है। कोरोना जिस दिन से आया है, कोरोना है। कोरोना गया नहीं। या गलत फहमी में है कि कोरोना की पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, शांति, नॉर्मल सी, फिर कोरोना है। कोरोना जाने वाला नहीं है। तो इस फेक जो पदबंध है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस फेक पदबंध से बाहर निकलिए। कोरोना है। कोरोना तब तक रहेगा जब तक कि आप, हम सब लोग तैयार नहीं होते इससे लड़ने के लिए। हम लोग कैजुअल, तदर्थ रवैया अपनाते रहेंगे, कोरोना हमें दबोचता रहेगा। कोरोना है और कोरोना रहेगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, कोरोना नहीं जाने वाला। ये दिमाग से निकाल दें। एड्स चला गया क्या? कैंसर चला गया? सरकारें आई और गई, कैंसर नहीं गया। जब वायरस से कोई बीमारी फैलती है और वायरस जब अटैक करता है तो वायरस जाता नहीं है, वायरस रहता है। बहुत कम केस में ऐसा हुआ कि वायरस मर जाता है। तो कोरोना रहेगा। तो ये वेव के नाम पर जो एक पाखंड चल रहा है कि हमने पहली वेव कंट्रोल में कर ली थी, फिर आप घूमने निकल आए, तो फिर पूरे देश में एकदम हंगामा मचा और सारा देश एकदम प्रदूषित करके फेंक दिया गया और सारा देश मुसीबत में डाल दिया गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जो तबाही मच रही है, उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं प्रभावित हुई हैं कोरोना से? मैं बहुत कोशिश करके भी सिर्फ 5 राज्यों का स्त्री संबंधी डाटा में जुगाड़ कर पाया। इसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, बिहार है, झारखंड है, आंध्रा है, तेलंगाना है। पूरे देश में कोरोना का असर है। कोरोना से असर से मरने वाली औरतें भी हैं। यहां मेरा कंसर्न अभी फिलहाल औरतों से है। मैं ये नहीं कह रहा पुरुष नहीं मर रहे। सवाल यह है कि औरतें मर रही हैं, लेकिन औरत के बारे में बात नहीं हो रही है। ऐसे बात हो रही है जेंडर फ्री मामला हो,
कोरोना तो सबको मार सकता है, सब मर रहे हैं। अरे आप कभी सोचिए इस बात को कि ज्यादातर औरतें घर में ही रहती हैं, लेकिन कोरोना ने उनको भी प्रभावित किया है। अभी स्थिति है कि तकरीबन 39% महिलाएं कोरोना से प्रभावित हैं। सो कॉल्ड जो पहली लहर थी, उस पहली लहर में 34% महिलाएं कोरोना से प्रभावित हुई, इसमें बढ़ के 5% और बढ़ गई। कोरोना से औरतें प्रभावित हैं, लेकिन औरतों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। औरतों का डाटा भी अधिकतर राज्यों से नहीं आ रहा है। मसलन अगर हमारे पास में तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और झारखंड का डाटा है, तो हमें यह जानना ही होगा कि ये बाकी जो राज्य हैं इस देश में, वहां का डाटा क्यों नहीं आ रहा है महिलाओं का? क्या बाधा है इसमें? केंद्र सरकार प्रेस रिलीज जारी करके बताए कि हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में कोरोना से कितने पुरुष प्रभावित हुए और कितनी महिलाएं प्रभावित हुई, कितने पुरुष मरे, कितनी महिलाएं मरी, और जो लोग मरे उनकी एज क्या थी, और जो लोग बीमार पड़े उनकी एज क्या थी। आप ऑफिशियल डाटा रिलीज नहीं कर रहे, आप ऑफिशियली जनता को ब्रीफ नहीं कर रहे। मीडिया में महिला एजेंडा ही नहीं बन पा रही है। अभी सीरियल अच्छा लगता है, स्त्री के साथ सेक्स अच्छा लगता है, स्त्री के साथ बात करना अच्छा लगता है, लेकिन स्त्री के कष्टों के बारे में लिखना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या वजह है? क्या वजह है कि टेलीविजन से सीरियल गायब नहीं हुए, सीरियल से औरतें गायब नहीं हुई, लेकिन कोरोना की औरतें जरूर गायब हो गई। सीरियल में कोरोना का डाटा जरूर गायब हो गया। अब एक छोटी सी एक दो सूचनाएं मैं शेयर करूंगा, फिर उसके बाद में इसके पहलू पर विश्लेषण भी हम लोग करेंगे। वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 61.5% पुरुष कोरोना से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं तकरीबन 38.9, मैंने जैसा कि 39% के करीब कहा आपसे, कोरोना से प्रभावित हुई। अगर ये रेशो है तो इसका मतलब स्त्रियों को बड़ी अच्छी खासी तादाद में कोरोना प्रभावित कर रहा है, कोरोना का संक्रमण उनको दबोच रहा है। कोरोना के संक्रमण का स्त्रियों में एक कारण यह है कि स्त्रियां घर में, अगर कोई आदमी कोरोना से संक्रमित होता है तो स्त्री की रिहाई नहीं है। स्त्री तो सेवा करेगी ही। अगर कोई यंग लड़का संक्रमित हुआ है या कोई घर में मर्द और संक्रमित हुआ है तो स्त्री सेवा करेगी। हमारे यहां ज्यादातर औरतें घर में रहते हुए कोरोना से संक्रमित हुई हैं, क्योंकि वे परिवारीजनों की सेवा कर रही थी। हमने उन्हें सेवा करने से मुक्ति नहीं दी। दूसरी एक चीज और घटी, वो ये कि अगर आप हॉस्पिटल के नेटवर्क और उसकी दुनिया को देखें, और खासतौर पर नर्सिंग के नेटवर्क और उसकी दुनिया को देखें, तो नर्स के बिना तो हॉस्पिटल नहीं चलते। तो हॉस्पिटल में नर्सों की जो कंडीशन है और नर्सों के साथ में जो स्थिति है, क्या सरकार उसके प्रति गंभीर है? सरकार डॉक्टर के प्रति गंभीर नहीं, सरकार नर्सों के प्रति गंभीर नहीं, नर्सों को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं इससे। वो चाहे एक्स्ट्रा टाइम दे, काम करे, लेकिन उसे कोई ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिल रहा है कुछ भी। और ये जो अधिक से अधिक संक्रमित महिलाएं हुई,
उसमें औरतों के शरीर पर भी प्रभाव पड़ा, औरतों के दिमाग पर भी प्रभाव पड़ा। सबसे अधिक स्ट्रेस, तनाव में लड़कियों को और औरतों को ही रहना पड़ा है इस बीच में, क्योंकि वो अधिकतर घर में रहती हैं और वो एकदम घर में एकदम केंद्रित हो गई। और दूसरी चीज जिसने की सबसे बुरी स्थिति पैदा की वो ये कि अचानक बड़े पैमाने पर गरीबी पैदा हो गई। तो औरतों को एक साथ स्ट्रेस, संक्रमण और गरीबी, इन तीन चीजों से एक साथ लड़ना पड़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि औरत कहां मिलेगी, औरत वह नहीं है जिसे आप हेमा मालिनी कहते हैं, जिसे सेलिब्रिटी कहते हैं। सेलिब्रिटी औरतें तो टेलीविजन पर दिखाई देती हैं। जो स्ट्रेस में, संक्रमण में, जो गरीबी में औरत घिरी हुई है, वो औरत तो एकदम क्षितिज से गायब है। आंकड़े बताते हैं कि सारी दुनिया में इस एक साल में तकरीबन 1.7 बिलियन छात्र घर में बैठा दिए गए। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में है। इनमें लड़कियां भी हैं जो घर में बैठा। अब एक घर में सब लोग रहेंगे तो दबाव किस पर होगा? जाहिर है कि स्त्रियों पर दबाव सबसे ज्यादा होगा। औरतें सबसे ज्यादा दबाव में होंगी, घर के काम उनके ऊपर सबसे ज्यादा होंगे। मध्य वर्ग की औरतों के ऊपर भी दबाव है। जो खाते पीते परिवार हैं उनकी औरतों के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि नौकरानी ने आना बंद कर दिया है। नौकरानी की एंट्री जहां बंद कर दी गई है, वहां घरेलू औरतों को ही सारे काम करने पड़ रहे हैं। ये जो सेकंड वेव आई है, इस सेकंड वेव ने तकरीबन 10 करोड़ लोग अति गरीबी के नीचे चले गए। नरेंद्र मोदी की कितनी शानदार नीतियां हैं। चले थे डबल इनकम करने, हालत यह है कि गांठ की पूंजी भी चली गई, गांठ की नौकरी भी चली गई। जो एक डाटा है जो कि कायदे से शेयर किया जाना चाहिए, वो ये कि कोरोना ने सबसे ज्यादा जो मेहनत मजदूरी करके जीने वाली महिलाएं, यानी महिला श्रमिक, उनको सबसे अधिक प्रभावित किया है। सारी दुनिया में तकरीबन 55 देशों का जो डाटा अवेलेबल है, उसमें 29.5 मिलियन औरतें हैं जिनकी उम्र 25 साल और उससे ऊपर है, उनकी नौकरी चली गई। यह डाटा 2019 की चौथी तिमाही का है। 2020 की दूसरी तिमाही के बीच इतने ही लोग निकल गए। और जो लोग दूसरे स्तर पर प्रभावित हुए, जो मैं चीज शेयर करना चाहता हूं, स्त्री सिर्फ एक नहीं होती। स्त्री के अनेक रूप हैं, अनेक क्षेत्र हैं, अनेक पेशे हैं, अनेक प्रोफेशन हैं जिनमें वो काम करती है। वो हाउसवाइफ भी है, वो टीचर भी है, वो स्टूडेंट भी है, वो लैंडलेस लेबर भी है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी है, वो फैक्ट्री मजदूर भी है, वो बैंक में भी काम करती है, वो मैनेजमेंट में भी है, वो हेल्थ सेक्टर में भी है। तो इस पूरे के पूरे प्रसंग में स्त्री के वे जो डिफरेंट लेयर हैं, वे लेयर एक सिरे से गायब हैं। क्यों गायब है वो? क्योंकि आपका एक छंद है, आपकी एक आदत है, आपका एक संस्कार है, आपकी एक धुन है, जिस धुन को सरकार डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप मध्य वर्ग के लोगों की वो धुन क्या है? मध्य वर्ग के लोगों को हमेशा आनंद में रखो और इच्छाओं की दुनिया में रखो।
सो मध्य वर्ग के लोगों को, जो कि ओपिनियन मेकर है, जिनकी तकरीबन 35 करोड़ के करीब संख्या है, इनके अगर आनंद को डिस्टर्ब कर दिया गया, और आनंद को डिस्टर्ब करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा? आनंद को डिस्टर्ब अगर करना है तो आप जो रियल ट्रेजेडी नीचे घट रही है, उन रियल ट्रेजेडीज की जो विक्टिम है उनको सामने ले आओ, उनके जो जीवंत अनुभव है उन्हें सामने ले आओ। तो सरकार की कोशिश यह है कि आनंद डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए जरूरी है कि जो रियल ट्रेजेडी के जो नायक हैं, स्त्री और पुरुष, वे टेलीविजन पर आने ही नहीं चाहिए। सो टेलीविजन पर विज्ञापन का फ्लो जारी है, टेलीविजन पर सीरियल का फ्लो जारी है, टेलीविजन पर और दूसरे आनंद के फ्लो जारी हैं। और इसने एक स्त्री के बारे में एक कॉमन सेंस या एक कल्चरल सेंस पैदा किया है कि स्त्री तो अच्छी है। आप देखिए, भारत सरकार खाली 7 दिन के लिए, ये 3 लाख लोग मरे ना कोरोना में, मैं ईमान करता हूं कि कम से कम इन 3 लाख लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कम से कम 7 दिन के लिए सारे सीरियल बंद कर दिए जाएं और सारे विज्ञापन बंद कर दिए जाएं टेलीविजन चैनलों से। आप देखिए मध्य वर्ग के लोगों का थोड़ा, मध्य वर्ग के लोगों की रिएक्शन देखिए। ये मध्य वर्ग की औरतें हैं, मध्य वर्ग के पुरुष जो घर में बैठे बैठे आनंद में डूबे रहते हैं, क्योंकि इनके आनंद के फ्लो को, इनकी इच्छाओं के फ्लो को सरकार डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। किसी राष्ट्रपति, आज अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाएगी तो सारा देश 7 दिन तक शोक मनाएगा और सिर्फ सहनाई बजेगी, मातमी धुन बजेंगी। लेकिन 3 लाख लोग मर गए, लेकिन अभी मातमी धुन नहीं बजी है। क्योंकि मातमी धुन अगर बजेगी तो लोगों के जेहन में यह बात जाएगी कि कोई ट्रेजेडी घटी है। और यही वह जगह है जहां से कि नरेंद्र मोदी अपनी सेंसरशिप, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वे अपने दमन के औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी चैनल में यह हिम्मत नहीं है कि वो ये कहे कि हम कार्यक्रम तो दिखाएंगे लेकिन विज्ञापन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसमें एक खास तरह का एंटरटेनमेंट होता है। हम कार्यक्रम तो दिखाएंगे लेकिन हम सीरियल नहीं दिखाएंगे। दिखाएं ना रामायण पाठ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सीरियल बंद कर दें 7 दिन के लिए, अखंड रामायण पाठ होने दें, रामचंद्र जी की जय होने दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो अल्लाह अकबर करें, कुरान पढ़ें, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सीरियल बंद कर दें। लेकिन आप आनंद के फ्लो को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे डिस्टर्ब कर देंगे तो जो 35 करोड़ लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो टेलीविजन के जरिए आपने जिनको बांध रखा है, उनके जेहन में यह चीज जाएगी कोई ट्रेजेडी घटी है। और आप यही चाहते हैं कि लोगों के जेहन में यह चीज नहीं जानी चाहिए कि कोई ट्रेजेडी घटी है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो और सारा देश शोकमग्न न हो। कैसे शोकमग्न होता है? क्योंकि टीवी, अखबार, रेडियो, सब में मनोरंजन बंद। लेकिन कोरोना में अगर मनोरंजन बंद हो जाएगा तो फिर लोगों क्या करेंगे? लोग कह रहे हैं कि वो एकदम विषाद में चले जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। अरे 3 लाख लोग मर गए इस देश में, कई करोड़ लोग कोरोना से प्रभावित हुए, लेकिन हमने दुख व्यक्त नहीं किया। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वो शोक में 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना कम से कम मनोरंजन कार्यक्रम बंद कर दे। जनता महसूस करे कि देश में 3 लाख लोग मरे हैं। लेकिन आम जनता मरती है तो आपको दुख महसूस नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मरता है तो आपको दुख महसूस होता है। क्योंकि टेलीविजन पर अचानक मातमी धुनें शुरू हो जाती हैं, सीरियल बंद हो जाते हैं, सीरियल की जगह कुछ और आ जाता है, तो आप तो दुख को साझा ही नहीं करना चाहते। आपने जो टेलीविजन में जो आनंद का जो फ्लो है, उस फ्लो को और फास्ट कर दिया और तेज कर दिया, जारी है वो।
और इसमें एक और भी चीज है, मजेदार है, अब हाईटेक का जमाना है, तो ये आनंद का फ्लो हाईटेक में भी जारी है, इंटरनेट पर भी जारी है। क्यों? क्योंकि स्त्री पीड़ा में है, स्त्री तकलीफ में है, स्त्री बेरोजगारी की शिकार है, स्त्री गरीबी में पहुंचा दी गई है, स्त्री घर में कैद कर दी गई है। यह चीज आपके जेहन में न जाए, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज बैठाई गई थी कि स्त्री आनंद की चीज है, स्त्री आपकी इच्छा पूर्ति की चीज है, स्त्री आपके परिवार का हिस्सा है। और जिस दिन आपने स्त्री को परिवार का हिस्सा बनाया, उसे एक परिवार का कंज्यूमर बनाया, उपभोग की वस्तु बनाया। आपने स्त्री को तो मनुष्य की तरह देखा ही नहीं, तो आप ये फील कैसे करेंगे कि स्त्री के ऊपर तकलीफ हो रही है तो हमको लिखना चाहिए? स्त्री के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो गरीबी में ढकेल दी गई है, उसके रोजगार चला गया है, हमें इसकी चिंता होगी नहीं, क्योंकि हमने आनंद के फ्लो में अपने को कैद किया हुआ है। मसलन स्त्री का एक संसार वही नहीं है जो आनंद का संसार आपको दिखाई देता है, एंटरटेन मनोरंजन का संसार दिखाई देता है। स्त्री के जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसको क्या आपने कभी जानने की और खोलने की कोशिश नहीं की। सरकार इस बात को जानती है, सरकार के नीति निर्धारक इस बात को जानते हैं। आपको कौन सी स्त्री अच्छी लगती है? आपको वह स्त्री अच्छी लगती है जो चुप रहती है। और टेलीविजन पर भी स्त्री चुप रहती है, टेलीविजन पर स्त्री नहीं बोलती। मैंने स्त्रियों के पक्ष में बोलते हुए निर्मला सीतारामन को कभी नहीं देखा। मैंने वो अमेठी की जो हीरोइन है उसे नहीं देखा कि वो स्त्रियों के पक्ष में बोल रही हो। मैंने अमित शाह की पत्नी को कभी स्त्रियों के पक्ष में बोलते नहीं देखा। मैंने अमित शाह को बोलते नहीं देखा। मैंने राजनाथ सिंह के घर में से किसी स्त्री को बोलते नहीं देखा। आप चाहते नहीं है कि स्त्री बोले, और यही वजह है कि जब सोनिया गांधी बोलती है तो आपको खुजली होती है, आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपको चुप रहने वाली औरत अच्छी लगती है। सोनिया गांधी क्यों डिस्टर्ब करती है? सोनिया गांधी की चिट्ठी क्यों डिस्टर्ब करती है? क्योंकि सोनिया गांधी स्त्री है और स्त्री का बोलना आपको अच्छा नहीं लगता। प्रियंका गांधी स्त्री है, इसलिए आपको प्रियंका गांधी का बोलना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आपकी आदत क्या है? आपकी आदत यह है, आपकी मानसिकता यह है, आपकी राजनीति यह है कि आप इसके आदी है कि स्त्री चुप रहे। हम अपने घर में ही, आप अपने ट्राई करके देख लीजिए, हम अपने घर में ही खुल के विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। स्त्रियों के साथ में हम खुल के विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। तो जब घर में यह हालत है तो हम टेलीविजन पर कैसे उम्मीद करें कि वहां खुल के विचार का आदान प्रदान करने के लिए स्त्रियों को मौका मिलेगा और स्त्रियां बोलेंगी, और इंटरनेट पर भी स्त्रियां बोलेंगी, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चुप रहने की कराई गई है। तो स्त्री चुप रहती है। तो हमें कौन सी औरत अच्छी लगती है? चुप रहती है, वो औरत अच्छी लगती है। हमें वह औरत अच्छी लगती है जो अनुयायी हो, अनुगामी हो। हमें वो औरत अच्छी लगती है जो सेक्स करे। हमें वो औरत अच्छी लगती है जो गुलाम की तरह रहे। हमें वो औरत अच्छी नहीं लगती जो बोले और अपने अधिकारों की बात करे। आप फिर उस स्त्री को दंगे में, झूठे केस में फंसा के, जो औरतें बोलती हैं, जो सड़कों पर निकलती हैं, जो लड़कियां प्रतिवाद करती हैं, उन लड़कियों को आप घेर के आप फिर तिहाड़ जेल पहुंचा देते हैं। पिछली बार दिल्ली के दंगों के नाम पर जो गिरफ्तारियां हुई उसमें लड़कियों की भी गिरफ्तारी हुई है। जिन लड़कियों ने कलम के अलावा, अच्छे विचारों के अलावा कोई दूसरी चीज जीवन में नहीं की, उन पर दंगे के आरोप, राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा के उन्हें बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सत्ता का मंत्र है चुप रहो, और स्त्रियों के लिए खासतौर पर मंत्र है वो चुप रहे।
अगर स्त्री बोलती है तो हम तत्काल हमले शुरू कर देते हैं या डिसएग्रीमेंट शुरू कर देते हैं। और ये एक कॉमन चीज है जिसको कि सरकार बड़े इंटेलिजेंटली अपनी पूरी रणनीति में इस्तेमाल कर रही है। अगर चीजें बदलनी है तो स्त्रियों को बोलने देना होगा। अगर चीजें बदलनी है तो स्त्रियों के सामाजिक सरोकारों को भी बदलना होगा। उन्हें सिर्फ क्रिएटिविटी और घरेलू कामकाज में एंगेज करके जो उनका जो समय हम लोग खर्च करते हैं, उन्हें अदर्स के लिए और सामाजिक प्रश्नों पर एक्टिव करने के लिए मोटिवेट करना होगा। एक अन्य चीज वो ये कि ये जो पूरा फ्लो है, जो एंटी विमेन फ्लो है, टेलीविजन से लेके नीचे तक, सरकार से लेके प्रधानमंत्री से लेके विधायक तक, समाज कौन चला रहा है? बाजार की शक्तियां चला रही हैं। नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं। उनके पहले जो शासक थे वो भी कहते थे। नव्य आर्थिक उदारीकरण का मंत्र है कि बाजार ताकतवर है और बाजार की शक्तियां ताकतवर हैं। जी नहीं, स्त्री ताकतवर है, स्त्री की सामाजिक शक्ति ताकतवर है। इसे आपने क्षितिज से धकेल दिया है। ये फेक कॉन्सेप्शन है, फेक धारणा है कि बाजार की शक्तियां ताकतवर हैं। अगर आप स्त्री को बोलने, जैसे आप बाजार को बोलने देते हैं, बाजार की शक्तियों को बोलने देते हैं, आप स्त्री को बोलने दीजिए और स्त्रियों को काम करने दीजिए। स्त्री को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्पेस दीजिए तो स्त्रियों की ताकत दिखाई देगी। बाजार की शक्तियों की ताकत क्यों दिखाई देती है आपको? क्योंकि उनके पीछे पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगे हुए हैं, उनके पीछे पूरे के पूरे सत्ताधारियों के गिरोह लगे हुए हैं। तो बाजार की शक्तियां ताकतवर दिखाई देती हैं। और स्त्री जो समाज की चालक शक्ति है, स्त्री कुछ मामले में मजदूर और किसानों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ताकतवर है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि स्त्री को बोलने मत दो और स्त्री को क्षितिज पर आने मत दो। उसे सिर्फ आनंद की वस्तु बना के रखो, उसे सिर्फ उपभोग की वस्तु बना के रखो। और अगर वो भूल से बोले कोई तो उस पर हमले करो, कहो कि बदचलन है, कहो कि बिगड़ गई है। ज्यादा हेकड़ी से पेश आए, ज्यादा राजनीति करे, ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें करे तो पुलिस केस लगाओ, यूनिवर्सिटी से निष्कासित करो। क्योंकि स्त्री का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमने किस चीज को बढ़ावा दिया है? जब हमने स्त्री पर हमले किया तो हमने किस चीज को बढ़ावा दिया? हमने असमानता को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। बाजार की खुली लूट और बाजार की शक्तियों को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से यह असमानता पैदा हुई और औरतों की बड़े पैमाने पर नौकरी गई, पुरुषों की भी नौकरी गई है। हम मजदूरों किसानों की हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कंसर्न का एरिया सिर्फ महिलाएं हैं। आखिरी चीज, वो ये कि मजदूर औरतें और मजदूरों की तकलीफें, इस पर इंटरनेट पर अनेक सामग्री है, ऐसा नहीं कि सामग्री नहीं है। अनेक महिला संगठन है, उनकी सामग्री है, वो लिख रहे हैं अपने तरीके से। दिक्कत यह है कि उस सामग्री को महिलाएं पढ़ती नहीं है, पुरुष भी नहीं पढ़ते। तो जब आप स्त्रियों का लिखा, स्त्रियों के दुखों पर लिखा पढ़ेंगे ही नहीं तो आप स्त्री को जानेंगे कैसे?
तो एक बड़ा सेक्शन है जो कि इस बात पर जोर देता है और कहता भी है, जो कि सेंसरशिप का पहला चरण है, कि वो ये है कि स्त्री को बोलने न दो। हम इसके उलट कहते हैं कि स्त्री का रेवोल्यूशन, स्त्री के सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, उसकी पहली सीढ़ी है कि स्त्री को बोलने दो। स्त्री के सामाजिक परिवर्तन की दूसरी सीढ़ी शुरू होती है जब आप उसे पढ़ने देते हैं, साक्षर बनाते हैं, शिक्षित करते हैं। हमारे यहां क्या है कि स्त्री को बोलने जब देते हैं तो उसके बोले हुए को सेंसर करते हैं। उसकी बात को सही स्पिरिट में, सही ढंग से हम ग्रहण नहीं करते। ये हमारे हिंदी के लेखकों का हाल है। और थर्ड चीज जो है जिससे कि स्त्री को खदेड़ा गया वो ये कि स्त्री के प्रश्न आए तो विषयांतर कर दो। तो फिर स्त्री के विषय को आप भूल ही जाएंगे। और इस क्रम में हमने ये किया है कि हमने स्त्री की जो बोलने की आजादी है उसको ही नष्ट कर दिया है। मसलन अगर आरजेडी के किसी नेता ने यह कहा कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करें, तो पलट के हमला हुआ कि लालू की बेटियां हैं, एमबीबीएस हैं, लालू उन्हें सेवा के लिए भेजें। इसे कहते हैं चुप रहो। जो ही आप इस बात को पिन पॉइंट करते हैं कि बिहार में कोरोना में सबसे अधिक औरतें प्रभावित हो रही हैं और मर रही हैं, तो बजाय इसके कि इसे दर्ज किया जाए, इसकी रेमेडी खोजी जाए, उल्टे हमले शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा जो दुष्चक्र जिसमें कि स्त्री घिरी हुई है, एक तो है उसकी नौकरी गई, वो वायरस से संक्रमित है और उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, जिसमें कि 39% के करीब औरतों की जान प्रभावित हुई है। तकरीबन 1 लाख के करीब औरतें डेफिनेटली मरी हैं इस बीच में। लेकिन हमारे आंसू नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने स्त्री को दुख के लायक नहीं समझा। 3 लाख से अधिक कोरोना से प्रभावित होकर लोग मर गए, लेकिन हमारे आंसू नहीं आए क्योंकि हमने कभी टेलीविजन पर वे ट्रेजेडी के दृश्य देखे ही नहीं। हमें तो एकदम लजदक सजे धजे लोग आते हैं, टेलीविजन पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर उनके एंकर तक, जिनको देखकर कभी लगेगा ही नहीं कि इनको कोई ट्रेजेडी हुई है या इनको ट्रेजेडी ने कभी स्पर्श किया है। मसलन आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री की आंख में आंसू भी आते हैं तो बिल्कुल प्रधानमंत्री एकदम ऐसे लगते हैं कि जैसे कहीं से जो है ना ड्राई क्लीनर की दुकान से सजे हुए निकल के आ रहे हैं। चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह दृश्य तो है। तो आपने क्या किया कि महिलाओं के कवरेज को करते समय महिला को एक सिरे से गायब कर दिया और महिलाओं का कवरेज करते समय आपने उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया। माइग्रेशन हुआ, कितना बड़ा माइग्रेशन हुआ सब लोग जानते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा आया कि अभी हाल फिलहाल में जो ये सेकेंड वेव चल रही है उसमें दिल्ली से 8 लाख लोग माइग्रेट करके अपने घर चले गए। कितनी औरतें गई? बाइट देखे आपने? औरतों से पूछा आपने किसी टेलीविजन चैनल पर
क्यों नहीं ज्यादा कवरेज होगा उन औरतों का? क्यों नहीं उन माइग्रेटेड पुरुषों का कवरेज ज्यादा होगा? बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर बंगाल में हमला होता है तो उसका कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल पिटीशन डाली जाती है। डाली है ना कुछ लोगों ने। 1 लाख लोग खदेड़ के बाहर कर दिए। अरे ये तो ऑफिशियल अखबार का डाटा है, भास्कर अखबार का डाटा है, जो भास्कर अखबार दिन रात मोदी की प्रशंसा में जिसने कैंपेन किया कि दिल्ली से 8 लाख लोग माइग्रेट करके चले गए। तो ये माइग्रेटेड लोगों की कोई तकलीफ है कि नहीं है? इनके लिए कोई पिटीशन डालने वाला भी नहीं है। माइग्रेटेड लोगों के लिए तकलीफ न हो, उनको खाना दिया जाए, उनको भाड़ा दिया जाए। क्या दिल्ली की सरकार ने, क्या हरियाणा की सरकार ने, क्या यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया? नहीं किया। 1 सप्ताह से ऊपर हो गया कि भोजन के शिविर लगाए जाएं, जहां गरीबों को खाना दिया जाए एनसीआर में। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हुआ? यह तो फिजिबल है, खाना फिजिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ऐसा आदेश न दें हाई कोर्ट जो कि फिजिबल न हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फिजिबल एक आदेश दिया जो कि संभव है। जो संभव है आदेश वह भी नीचे लागू नहीं हो रहा है। कल का वाकया बता रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा। कल में जो आपका प्रोग्राम नहीं कर पाया वायदे के मुताबिक, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मथुरा जाना पड़ा जरूरी काम से। तो जब मैं पहली बार घर से निकला तो रास्ते में दिल्ली में विभिन्न इलाकों में जहां से भी मैं गाड़ी से गुजरा, वहां बड़े पैमाने पर सड़कों पर लोग भूखे प्यासे पड़े हुए थे। आईएसबीटी के आसपास एक दृश्य देखने को मिला जो कि सिर्फ बता रहा हूं, वो संकेत भर है खाली। अचानक एक गाड़ी आई और गाड़ी में कोई सामान वामान खाने का लेके आए। स्थिति देख के आप हैरान हो जाएंगे कि विद इन ए मिनट वो गाड़ी रुकी है, उसके साथ ही कम से कम 300-400 लोग जो कि फुटपाथ पर रहते हैं वो दौड़ के खाने के लिए दौड़ के गए। सरकार के का कोई टेंट नहीं लगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद टेंट नहीं लगा है। अभी दिल्ली में लगा है, न एनसीआर में लगा है, जबकि यूपी, दिल्ली, हरियाणा तीनों की सरकारों को यह कहा गया है कि वे गरीबों को खाना दें, वो भूखे नहीं रहने चाहिए, कोई भूखा सोए नहीं। तो न तो केजरीवाल को चिंता है, न योगी को चिंता है और न खट्टर को चिंता है। लेकिन खाना कहां मिल रहा है? खाना अभी भी किसानों के लंगर में मिल रहा है, खाना अभी भी गुरुद्वारे के लंगर में मिल रहा है। हजारों लोगों को डेली खाना मिलता है और बट रहा है। सरकार चलाएं आप और भूखों मरे गरीब, और खाना बांटे सिख संगत के लोग। हिंदू धर्म के नाम पर वोट लें आप, और आप किसी को एक गिलास पानी न दें। अरे कम से कम पीने के पानी के टैंकर और नल तो लगवाई जा सकती थी जिन इलाकों में इस सड़कों पर लोग, ढेरों लोग पड़े हुए हैं। आप दिल्ली में आइए, आपको बिल्कुल कतार दर कतार दिखाई देगी। तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन ये दृश्य आपको टेलीविजन से गायब मिलेंगे। मोदी युग का फार्मूला है, पीड़ित को दृश्य से गायब करो। पीड़ित के आंकड़े दर्ज करना बंद करो। और यही वजह है कि औरत क्षितिज से गायब है, औरत जीवन में है। औरत इस भारतीय समाज का 70-60% हिस्सा है, लेकिन कवरेज से गायब। क्या जरूरत है हम लोगों की? जो फेसबुक पर हैं लोग, वे ज्यादा से ज्यादा जो कोरोना से संक्रमित हैं और पीड़ित हैं, उनके पीड़ितों के आख्यान लिखें।
अपने आख्यान नहीं, अपनी दुख बीती तो सब लिख लेते हैं, उसमें कौन सा महान कार्य है? जब आप दूसरे का दुख जानेंगे और लिखेंगे तब आपकी कलम में बल आएगा। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी क्रौंच वध को देखकर, दूसरे के दुख को। क्रौंच वध, पक्षी का वध हुआ था एक बहेलिया से, एक क्रौंच मेल और फीमेल एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, उसमें बहेलिया के हाथ एक का वध हो गया, तो उसमें दूसरा रो रहा था, तो उसके आंख के आंसू देखने के बाद में वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, जिससे सारी राम की कहानी दुनिया में शुरू हुई। जब तक आप अदर्स के बारे में, अन्य के बारे में, दूसरे के बारे में, आप उसके दर्द के बारे में नहीं सोचेंगे और नहीं लिखेंगे, आप नया साहित्य नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास में अदर्स को देखने की बुद्धि नहीं है, आपके पास दृष्टि नहीं है, आपका अदर्स से कोई लगाव नहीं है। और अदर्स से लगाव का अंत क्यों हुआ? क्योंकि आप सेल्फिश हो गए, आप सिर्फ अपने को देखने लगे, आप अपने अलावा कोई दुनिया देखते ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये व्यक्ति जो कि सिर्फ अपने को देखता है और अपने दुख को देखता है, ये सबसे मुफीद खाद्य है, ये सबसे बड़ा फॉलोअर है उसका। किसान क्यों नाराज हैं? क्योंकि किसान दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, किसान देश के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है कि पिछले 1 साल में कई करोड़ महिलाएं नौकरी से वंचित कर दी गई हैं। फेसबुक पर जो लड़कियां विभिन्न लड़कियों को जानती हैं जिनकी नौकरी चली गई, कुछ न सही उनके दुख दर्द, उनकी जिंदगी की वास्तविकता, जो तकलीफ वो झेल रही हैं, उसी के बारे में लिखें। कम से कम हम जानेंगे तो सही, वो सच सामने तो आएगा। नहीं, इसके लिए भी हमें प्रेमचंद की जरूरत पड़ेगी। प्रेमचंद नहीं आएंगे, प्रेमचंद नहीं आएंगे। आप लोगों ने एक कफन कहानी पढ़ी है, वो एक ही मैसेज छोड़ गए, वो आपका टास्क है। वो कफन की जो नायिका है, जो बोलती नहीं है लेकिन कहानी के केंद्र में है, वो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस नायिका को जो बोलती नहीं है उसे बुलवाएं, उसे आवाज दें, तभी हम सब लोगों का लिखना पढ़ना सार्थक होगा। जिसे हम लोग कहते हैं ना, गूंगे को आवाज दें, गूंगे को अभिव्यक्ति दें। हमने गूंगों को अभिव्यक्ति देने का काम छोड़ दिया, हम सिर्फ अपने को अभिव्यक्ति देते हैं। नहीं, हमें गूंगों को अभिव्यक्ति देने की परंपरा शुरू करनी होगी, और वही साहित्य की दूसरी परंपरा है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।